नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा घर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने परमाणु एवं अणु की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, उनके क्या गुणधर्म है उसके बारे में जान लिया था। मौलिक कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। उसके साथ ही जो समस्थानिक है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है और सम इलेक्ट्रॉनिक जैसे तत्व है उनके बारे में हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ली थी। देखिए दोस्तों, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ग्रिड से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है और मैं दावा करता हूं दोस्तों कि इस प्रकार का जो मैटर है आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला है। कंप्लीट यहां पर हस्तलिखित नोट्स के द्वारा आपको कंप्लीट समझाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह मैटर आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा रिट एग्जाम के दृष्टिकोण को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे परमाणु संरचना को लेकर। देखिए दोस्तों, जो परमाणु संरचना है इसके बारे में सबसे पहले जो हमें बताया था वो डाल्टन महोदय ने बताया था। सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो डाल्टन महोदय ने दिया था। और इस समय जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मौलिक कण होते हैं परमाणु के अंदर, उनकी खोज नहीं हो पाई थी। इस वजह से इनका जो डाल्टन का परमाणु मॉडल था इतना जो है जानकारी के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ऐतिहासिक महत्व रह जाता है। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार का मॉडल दिया वो आगे वाले वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणादायी रहा कि किस प्रकार से जो है परमाणु का मॉडल प्रस्तुत करना है। और डाल्टन महोदय ने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई थी। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम कण है, प्रकृति के अंदर जो है सूक्ष्मतम कण है और अविभाज्य कण है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार का जो है कंसेप्ट दिया था डाल्टन महोदय ने। और डाल्टन महोदय का जो परमाणु मॉडल था वो द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित था। द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप डाल्टन के जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में याद रखें। उसके बाद जो आपका प्रमुख मॉडल जो आता है वो आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए दोस्तों, थॉमसन जहाँ के थे वहाँ पर एक केक आता था जिसे क्रिसमस केक कहा जाता था। इस प्रकार का एक केक होता था। ठीक है, इस केक को उन्होंने धनावेश माना। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो किशमिश थे उनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना। ठीक है, इस प्रकार का मॉडल देने की वजह से इस थॉमसन के परमाणु मॉडल को जो है प्लंक पुडिंग मॉडल के नाम से जाने जाने लगा, क्योंकि प्लंक पुडिंग नाम का क्या आता था, वहाँ पर एक केक आता था। इस संपूर्ण केक को तो उन्होंने क्या नाम दिया, धनावेश नाम दिया। एक प्रकार गोल होता था, गोलाकार आकृति होती, तो जो गोलाकार भाग था वो क्या था, धनावेश था। और इसके अंदर जो आच्छादित रूप से जो वितरित था वो इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से हमारे जो भारत के अंदर है तरबूज आता है। तरबूज का जो लाल भाग है उसे कंप्लीट धनावेश कहा जाता है, और जो अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बीज की तरह यहाँ पर शो होते हैं। तो इसी प्रकार से इसको तरबूज की भी संज्ञा दी जा सकती है। इसके साथ ही जो बूंदी के लड्डू होते हैं, कंप्लीट बूंदी के लड्डू को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर धनावेश कहेंगे। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, जो छोटी छोटी बूंदियाँ होती है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर आच्छादित होती है। इस प्रकार से जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल था। उन्होंने बताया कि जो परमाणु मॉडल होता है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर परास का एक धनावेशित गोला होता है। 10 की घात माइनस 10 मीटर का क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इस समय तक खोज हो चुकी थी, तो इसी वजह से इनको किस प्रकार से जो है परमाणु मॉडल के अंदर व्यवस्थित किया जाए, इसी का प्रयास सबसे पहले जो है थॉमसन महोदय ने किया था। लेकिन इनका जो ये प्रयास रहा वो विफल रहा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से परमाणु के धनावेश गोले के अंदर जो है यादृच्छिक रूप से जो है नहीं स्थित होते हैं। और जो धनावेशित गोला होता है यहाँ पर, इसको जो संपूर्ण रूप से जो धनावेशित गोला माना, ये धनावेशित गोला नहीं होता है। हम अगर मॉडल की बात करें परमाणु के, तो आप सभी को पता है कि केंद्र में जो है संपूर्ण धनावेश होता है और परिधि के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार का होता है। तो इस वजह से जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। उन्होंने ये जरूर बताया कि जो परमाणु होता है वो 10 मीटर परास का एक गोला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो इन्होंने ये बात बताई कि वैद्युतीय रूप से जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है वो दोनों के अंदर बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि धनावेश और ऋणावेश ये दोनों ही इसके अंदर जो है बराबर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से जो है आपका परमाणु मॉडल जो है, परमाणु जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो कितने होते हैं, तो -1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है दोस्तों, और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर कितने होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19। और ये वैल्यू किस में होती है, कूलाम के अंदर होती है। देखिए दोस्तों, दोनों के ऊपर जो है आवेश समान है, लेकिन एक
माइनस के अंदर है तो एक पॉजिटिव के अंदर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल चार्ज जो बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। तो इसी वजह से जो है वैद्युत रूप से परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है थॉमसन महोदय की एक और इंपॉर्टेंट बात थी। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे बूंदी के लड्डू, जैसा कि मैंने बताया कि संपूर्ण रूप से बूंदी का लड्डू है, और इसके अंदर जो ये बूंदी बिखरी हुई होती है ये ऋण आवेशित कण होते हैं। इस प्रकार से जो है इसका दिया गया था परिप्रेक्ष्य। और तरबूज की जो संज्ञा दी गई, तो ये संपूर्ण रूप से ये जो लाल भाग है इसको क्या मान लिया गया, धनावेशित भाग, और जो बीज है उन्हें ऋणावेशित कण मान लिया गया, तो इस कारण से इसे तरबूज की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारा थॉमसन मॉडल कंप्लीट हो जाता है। मोटे मोटे तौर पर इसमें बात याद रखने वाली ये है कि पलंग पुडिंग की संज्ञा या फिर तरबूज या बूंदी के लड्डू का संज्ञा इसको दी जाती है। उसके बाद जो इसका आकार है वो 10-10 मीटर का होता है। 10 की घात -10 मीटर का जो है प्रास का एक गोला होता है, और इसको धनावेशित गोला माना, और अंदर जो है इलेक्ट्रॉन आच्छादित रूप से जो है बिखरे रहते हैं। उसके साथ ही जो परमाणु है वो उदासीन प्रकृति का होता है। ये मुख्य रूप से जो है थॉमसन महोदय ने अपने मॉडल के अंदर बात कही। इनके कमियों को पूरा करने के लिए रदरफोर्ड महोदय ने अपना एक मॉडल दिया। देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। इन्होंने सबसे पहले एक सोने की झिल्ली ली, बहुत पतली सोने की झिल्ली ली, और उसके चारों तरफ एक आवरण बनाया, जो क्या था, प्रतिदीप्ति आवरण था, जिंक सल्फेट का एक आवरण बनाया, और यहाँ से जो है अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है दोस्तों, अल्फा कण क्या थे, पॉजिटिव कण थे। ठीक है दोस्तों, अल्फा कण क्या थे, इनके ऊपर आवेश कितना था, पॉजिटिव था, और हीलियम के बराबर इनके ऊपर आवेश था। ठीक है दोस्तों, हीलियम के बराबर आवेश था और पॉजिटिव आवेश था। यहाँ पर जब इन्होंने ये कण आच्छादित करवाए, तो यहाँ पर जो बीच में जो एक कण था उस कण से एक टकरा करके वापस आ गया, ठीक उसी दिशा में वापस आ गया, और जो बिल्कुल इस नाभिक के पास से निकले तो वो क्या हो गए, यहाँ पर दिशा परिवर्तित हो गई इनकी। ये जो नाभिक के पास से निकले तो इनकी दिशा परिवर्तित हो गई, बाकी जो सारे कण थे वो बिना दिशा परिवर्तित करिए सीधा निकल गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो नाभिक से टकराकर जो कण आया वापस, यानी कि यहाँ पर एक धनावेश था, और इसी धनावेश के कारण अल्फा कण इसके पास गया, और प्रतिकर्षण के कारण क्या हो गया, वापस उसी दिशा के अंदर लौट आया। और यहाँ से अल्फा कण जब धनावेश इसके पास गया तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश, आप सभी को पता है क्या करते हैं, समान आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर जो है होने की कोशिश करते हैं, जबकि जो एक दूसरे के विपरीत चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आवेश था। आप सभी को पता है कि नाभिक के अंदर जो है पॉजिटिव आवेश होता है, और अल्फा कण भी चूंकि पॉजिटिव आवेश था, तो इस वजह से ये जब इसके पास आया तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसकी दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसी मॉडल के आधार पर उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो केंद्र के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जो संपूर्ण उसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है संपूर्ण द्रव्यमान होता है, और इसके अंदर होता है। और यहाँ पर इसको क्या बताया, नाभिक को बताया। ठीक है, सेंट्रल के अंदर क्या होती है, नाभिक होती है, जिसके अंदर संपूर्ण द्रव्यमान जो है कंप्लीट रहता है, और संपूर्ण धनावेश, एक चीज़ और याद रखें आप, संपूर्ण धनावेश जो है वो भी नाभिक के अंदर समाहित होता है। और रदरफोर्ड पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। नाभिक के बारे में बताने वाले सबसे पहले कौन थे, तो रदरफोर्ड महोदय थे। तो रदरफोर्ड महोदय ने जो है नाभिक की खोज की थी, और इन्होंने ये बताया कि नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि संपूर्ण द्रव्यमान जो है समाहित कहाँ रहता है, आपके नाभिक के अंदर रहता है, और जो ये नाभिक होती है वो एक धनावेशित भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन्होंने बताया। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो है इन्होंने चर्चा नहीं की। इलेक्ट्रॉन जो संपूर्ण रूप से कहाँ समाहित होता है, ये इसका स्थायित्व क्या होता है, ये यहाँ पर चर्चा नहीं कर पाए थे। इस वजह से जो है रदरफोर्ड का मॉडल जो है यहाँ पर विफल रहा था। लेकिन उसका भी जो है आगे जाकर के नील्स बोर्स ने उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश की। एक बार पढ़ लेते हैं कि रदरफोर्ड महोदय ने करा क्या क्या था। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ये हमने डिटेल से देख लिया कि किस प्रकार से खोज की। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने प्रयोग कंप्लीट देखा था, सोनपत्री पर जो है इन्होंने अल्फा कण का जो है प्रकीर्णन करवाया था। अल्फा कण धनावेशित कण होता है, ये भी हमने जाना कि अल्फा कण धनावेशित होता है, और हीलियम के बराबर जो है इसके ऊपर आवेश होता है। 20,000 में से एक कण वापस आया था। टोटल जो अल्फा कण इन्होंने यूज किए थे वो कितने किए थे, 20,000 अल्फा कण यूज किए थे, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कण जो है नाभिक से टकरा करके वापस आ गया था। इसी वजह से हमें पता चला कि वहां पर एक जो है द्रव्यमान संग्रहित भाग है, जिससे टकरा करके वापस जो है एक कण आ गया, तो वहां पर जो है नाभिक की खोज हुई थी। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। ये चीजें हमने जान ली कि संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान कहाँ पर रहता है, ये उसके नाभिक के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में गति करता है। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने बताया कि यहाँ पर तो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वर्ताकार कक्ष में गति करता है। लेकिन मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार यदि वर्ताकार कक्ष में गति करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा ह्रास की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है
एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केंद्र के अंदर जो है समाहित हो जाएगा। तो इस स्थायित्व की व्याख्या जो है रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। इसी वजह से जो है ये यहाँ पर रदरफोर्ड का जो प्रयोग है उसकी कमियों के अंदर गिना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये थॉमसन महोदय ने भी बता दिया, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसे सौर मॉडल का प्रतिरूप भी कहा जाता है। सौर मॉडल का प्रतिरूप क्यों कहा जाता है? जैसा कि आपको पता है कि रदरफोर्ड महोदय ने बताया था कि यहाँ पर जो धनावेश होता है इसके चारों तरफ ये कक्षा होती है और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक इसी प्रकार से जो सूर्य होता है इसके चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सौर मॉडल के नाम से जाना जाता है। सौर मॉडल के नाम से इसे क्यों जाना जाता है वो आपने देख लिया डिटेल से। उसके बाद इनकी जो कमियाँ थी वो क्या थी? इनकी कमियां ये थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु किस प्रकार से स्थायी रूप से रहेगा उसके बारे में ये जो है कंप्लीट चर्चा नहीं कर पाए। परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है किस प्रकार की होती है इनके बारे में ये ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए थे। तो नील्स बोर महोदय ने क्या किया? इनकी कमियों को सुधारने का प्रयास किया और भौतिकी के जो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो है एक नया परमाणु का मॉडल दिया और उस मॉडल के आधार पर जानने की कोशिश की कि जो परमाणु की संरचना है वो किस प्रकार से बेहतर रह सकती है। तो नील्स बोर महोदय का जो मॉडल था उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। एच परमाणु के स्पेक्ट्रम पर आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम पर आधारित कौन सा है? तो नील्स बोर मॉडल जो है आपके हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम पर आधारित मॉडल है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या वाले ऊर्जा पथ में गति करते हैं, जिसे कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। उन्होंने बताया कि ठीक है दोस्तों, ये आपका धनावेश होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पर नाभिक के अंदर रहता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करते हैं इसको कक्षा कहेंगे, या तो इस पूरे को क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे, या फिर इनको कहेंगे ऊर्जा स्तर, या फिर इनको आप कह देंगे कोष। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कहेंगे। इन्होंने इसके बारे में बताया। और कोष के भी जो उपभाग होते हैं, ठीक है, कक्षा या फिर कोष, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? के, एल, एम और एन। के को यहाँ पर 1 से, एल को 2 से, एम को 3 से और एन को 4 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पूर्णांक संख्या यहाँ पर ली जाती है। कभी भी जो है आप दशमलव के अंदर मान नहीं लेंगे। के, एल, एम, एन की वैल्यू जो है हमेशा पूर्णांक के अंदर होगी। और कक्षा और कोष को किससे प्रदर्शित किया? के, एल, एम और एन से। ठीक है, बाद में इन्होंने बताया कि कक्षा और कोष भी किस में विभाजित होते हैं? उपकोष के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, उपकोष के अंदर होते हैं, जिसे एस, पी, डी, एफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उपकोष कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में कोणीय संवेग अगर इलेक्ट्रॉन का इतना रहेगा NH/2π, NH/2π, यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना रहता है तो ही वो वर्ताकार कक्षा में जो है गति लगा पाएगा और जो है ऊर्जा का मान कांस्टेंट रहेगा। ऊर्जा का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। और ऊर्जा का ह्रास यदि नहीं होगा तो वो क्या कर पाएगा? नाभिक के अंदर जो है मैक्सवेल ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? ऊर्जा ह्रास की वजह से नाभिक के अंदर चले जाएंगे। तो ऊर्जा ह्रास की वजह से नाभिक के अंदर नहीं जाएंगे यदि उसकी वैल्यू, कोणीय संवेग की वैल्यू कितनी है? NH/2π है। तो इस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के बारे में व्याख्या की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने बताया कि निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, ये हमने देख लिया। और जो NH/2π है, यहाँ पर H जो है प्लांक नियतांक है दोस्तों। H क्या है? प्लांक नियतांक है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड यहाँ पर प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है। M यहाँ पर द्रव्यमान रहता है, R यहाँ पर त्रिज्या रहती है, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होती है, और H यहाँ पर आपको पता है प्लांक नियतांक रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन की यदि संख्या ज्ञात करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से होगा? 2n²। और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? आपके उपकोष के अंदर होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? आपके उपकोष के अंदर होते हैं। S, P, D और F, ये जो उपकोष होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, क्रम क्या होता है? क्रम एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, जो कोष होते हैं आपके, ठीक है, जिसे हम ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं या फिर कक्षा कह सकते हैं। इन कोष के अंदर क्या होंगे? उपकोष, और उपकोष के अंदर क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का ये क्रम रहता है। कोष होंगे सबसे पहले, जिसे हम के, एल, एम, एन के नाम से जानेंगे, और उसके अंदर क्या होंगे? उपकोष होंगे S, P, D, F। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो S उपकोष है इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। P जो है इसके अंदर 6, 10 जो है SP D के अंदर आपके 10 और F के अंदर आपके जो है 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से रहते हैं। अब उसके बाद जो आधुनिक परमाणु मॉडल है,
वो किसके आधार पर दिया गया, वो नील्स बोर्स का जो परमाणु मॉडल है उसी के आधार पर जो है अभी जो हम परमाणु मॉडल देखते हैं वो नील्स बोर्स के जो परमाणु मॉडल है उसके आधार पर जो है आधुनिक परमाणु मॉडल दिया गया। उसके अंदर जो है कक्षा होती है, उस कक्षा के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केंद्र से निश्चित दूरी के ऊपर जो है चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये केंद्र होता है हमारा और इससे निश्चित दूरी पर जो है इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो उसे क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। आप सभी को पता है कि कक्षा किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। और यहाँ पर ही चक्कर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है कक्षा के अंदर पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है KLMN को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर कक्षा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बात करें तो किसी कोष में नोडल तल की संख्या यदि हमसे पूछ ले तो हमें ज्ञात करना है n-1। ठीक है दोस्तों, n यहाँ पर कक्षकों की संख्या है, यहाँ पर किसकी संख्या है, कक्षकों की संख्या है। ठीक है, कक्षकों की संख्या है। ठीक है, तो नोडल तल हमें ज्ञात करना है तो n-1 के अंदर जो है कक्षकों की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे हमें नोडल तल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब कोषों में उपकोषों को बांटा गया है। कोष को किस में बांटा गया है, उपकोषों में। जैसा कि मैंने बताया था कि कोष जो होते हैं वो किस में बटे हुए रहते हैं, उपकोष के अंदर। और उपकोष के अंदर क्या रहता है, आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उपकोष कौन कौन से आपके, तो S, P, D और F आपके क्या है, उपकोष है। जबकि कोष आपके कौन से हैं, K, L, M और N क्या है, आपके कोष है। ठीक है, इसे ऊर्जा स्तर भी कहा जा सकता है, इन्हें कक्षा भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो कंप्लीट डिटेल है इसको यहाँ पर शॉर्ट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, यानी कि कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर ये किस में बटे हुए हैं, उपकोष में। और जो उपकोष है वो किसके अंदर, कक्षक में। और कक्षक के अंदर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या हमें ज्ञात करनी है तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है, 2n²। किसी भी कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है कक्षा के अंदर, तो उसका अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो 2n² उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, उपकोष जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपको मैंने पहले ही बता दिया उपकोष कितने होते हैं, 4 होते हैं, S, P, D और F। ठीक है, S की जो आकृति होती है वो होती है गोलाकार। S की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। जबकि P की आकृति कैसी होती है, डमलाकार आकृति होती है। और D की आकृति जो है द्विडमलाकार आकृति होती है। और F की आकृति होती है जटिल संरचना। F कैसी संरचना होती है, जटिल संरचना होती है। तो इस प्रकार से इनकी आकृति को देख लिया कि कौन से उपकोष की आकृति जो है किस प्रकार से होती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि S जो उपकोष है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में रहते हैं मिलजुल करके, इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, आपके S कक्षक के अंदर, S उपकोष के अंदर। ठीक है, और कक्षक नंबर 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो P डमलाकार जो आपका है उपकोष, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इसको प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार से आप खंड बनाएंगे 3, और 1 के अंदर कितने रह सकते हैं, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर PX, PY और PZ से यहाँ पर आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि बात करें तो D जो है द्विडमलाकार होता है और इसके अंदर मैक्सिमम कितने उपकोष रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह सकते हैं। और किस प्रकार से रहेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से आप ये बनाइए, 1 2 3 4 और 5 ऑटोमेटिक, ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर रहेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, D से DXY, DYZ और DZX और DX² Y² और DZ²। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका कंप्लीट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइड यहाँ पर मिस हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं F की। तो यहाँ पर जटिल संरचना पाई जाती है और मैक्सिमम कितने रहते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके अंदर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये 7 खंड बनेंगे और एक खंड के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों ही इस प्रकार से इनका जो है मुंह रहेगा एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितने रह जाएंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किस प्रकार से ज्ञात की जाती है वो देखिए दोस्तों। यहाँ पर कोष दिए गए, कोष कौन कौन से होते हैं आपको पता है, K, L, M और N होते हैं। K को हम 1 से प्रदर्शित करते हैं, L को 2 से, M को 3 से और N को 4 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। उपकोष देखिए दोस्तों, S, P, D और F होते हैं। जो पहला जो आपका K कोष होगा, यानी कि आप इसको इस प्रकार से समझिए, ये आपका नाभिक है और ये आपका जो पहला कोष है इसे हम K के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा होगा
ये जो दूसरा बनेगा इसको हम किस नाम से जानेंगे, एल के नाम से। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा एम और एन होते रहेंगे, इस प्रकार से आगे आगे आपके कोष बढ़ते रहेंगे। के को हम 1 से, एल को हम 2 से, एम को 3 से, एन को 4 से प्रदर्शित करते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए कि उपकोष क्या रहेंगे। पहले के अंदर के अंदर 1s रहेगा, एल के अंदर एस और पी दोनों रहेंगे, एम के अंदर एस पी डी एफ चारों आ जाएंगे और चौथे के अंदर भी एस पी डी एफ चारों रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भरते हैं तब हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार से आएंगे, एस पी डी एफ, ठीक है दोस्तों। इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे पूछा नहीं जाएगा, वो हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले जो है कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो एन स्क्वायर यदि फॉर्मूला हम पुट करें तो क्या आ जाएगी, हमारे पास कक्षकों की संख्या आ जाएगी। और यहाँ पर जो एन है वो यहाँ पर कोस को दर्शाता है। एन किसको दर्शाता है, कोस को दर्शाता है। कोस की वैल्यू यहाँ पर के लिए क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो 1 स्क्वायर का 1 आ जाएगा। 2 के लिए क्या रहेगी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 के लिए क्या रहेगी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 के लिए क्या रहेगी, तो 4 का स्क्वायर 16 रह जाएगा। तो इस प्रकार से कक्षकों की संख्या आप निकाल सकते हैं किसी भी कोष के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले कि कौन से कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी आप बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, 2n स्क्वायर। यहाँ पर के लिए देखेंगे आप, यहाँ पर के यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करनी है, यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, के कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि बात करें एल के अंदर, तो एल की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। और फॉर्मूले के अंदर फिट करेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एम की बात करेंगे तो एम के अंदर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, तो n की जगह पर यहाँ पर वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3। तो यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 2 × 9 बराबर में कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आपके 18, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें n के अंदर कितने होंगे, तो n के अंदर कोष की संख्या कितनी है, 4। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह पर 4 रखेंगे। तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 16 दूना कितना हो जाता है, 32। यहाँ पर 32 आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप सीधे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 2। एल के अंदर कितनी होती है, 8। और एम के अंदर कितनी होती है, 18। और एन के अंदर कितनी होती है, तो 32, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ आपको याद क्या रखनी है, के कोष के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी है, 1। एल के अंदर कितनी है, तो 4। एम के अंदर कितनी है, तो 9। और एन के अंदर कितनी है, तो 16। यानी कि डायरेक्ट इनका स्क्वायर करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे रासायनिक यौगिक को लेकर, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। यदि आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो निश्चित तौर पर आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, उसके बाद आप तक पहुंचाने में मेहनत लगती है। तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर जो है बहुत ही हार्ड एफर्ट करना पड़ता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।